बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट अब्दुल हाशमी स्पोर्ट्स 92 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नया व्लॉग लेकर। नाजरीन, कल के मैच के बाद मुझे एक ख़्याल आया कि किसी मगरबी मुफक्कर ने यह कहा है कि कामयाबी का ये फार्मूला है कि आप अपनी नाकामी की शरह को दोगुना कर दें। मेरे ख्याल में ये जो कॉल है ये बाबर आज़म ने भी सुना है और वो इस पर मनोवन काम करते हुए नज़र आ रहे हैं कि नाकामी की शरह को उन्होंने दोगुना कर लिया। लेकिन इस पैगाम के अंदर जो छुपा हुआ एक और पैगाम है उसको समझने से कासर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस पैगाम में ये बताया गया है कि अगर आप अपनी नाकामी की शरह दोगुना कर लेंगे तो आपको अपनी गलतियों को सीखने का मौका मिलेगा और अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे तो ये नाकामियाँ कामयाबियों में बदल जाएंगी। लेकिन अफसोस कि बाबर आज़म इस लाइन से आगे ही नहीं बढ़ सके और उन्होंने अपनी नाकामियों की शरह को सिर्फ 2% किया है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो साहिब हैं इन्होंने जो कल कप्तानी की है और उसके बाद जो सबसे पहला जो असर पड़ा है ना वो हम नाकदीन पर पड़ा है, हम झूठे पड़ गए हैं। कल मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि हम पाकिस्तान आयरलैंड से बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन शाम को जब हमने मैच देखा तो वो सारी की सारी कैलकुलेशंस गलत हो गई और हम अपने हज़ारों करोड़ों नाजरीन के सामने झूठे पड़ गए। इस शिकस्त पर हम क्या तबसरा करें? मतलब हम एक कैलकुलेशन देते हैं, हम एक तबसरा देते हैं, एक तजज़िया देते हैं, लेकिन जब मैदान में टीम पहुंचती है तो वो सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं और हमारी सारी तवक्कुआत गलत हो जाती हैं, हमारी सारी हाई होप्स जो हैं वो डाउनफॉल हो जाती हैं और हम शिकस्त से दो चार होकर वापस लौटते हैं। इस टीम पर सिर्फ यही तबसरा किया जा सकता है कि ये वो टीम है, पाकिस्तान वो टीम है जो टॉप रैंकिंग से 7वें नंबर पर आई और कल हम 11वें नंबर वाली जो रैंकिंग वाली पोजीशन वाली टीम है उससे हम बआसानी हार गए। इस मैच में बहुत कुछ अनोखा था लेकिन कोई चीज़ गैर मुतवक्के नहीं थी। हाँ, एक चीज़ गैर मुतवक्के थी और वो गैर मुतवक्के शिकस्त थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि हम आयरलैंड जैसी टीम से हार जाएंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इस टीम ने इस वक्त वही किया है जो हमारी हॉकी टीम ने किया या जो हमारी हॉकी टीम के साथ हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ वही कुछ हो रहा है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि हॉकी टीम तो 2 दहाइयों के बाद वापस आ गई है। आज उनका जापान के साथ फाइनल मैच है और अल्लाह करे ये मैच जीत जाएँ और इस तरह से फिर हम एक तरफा हॉकी की बुलंदियों की तरफ गामजन हो जाएंगे। लेकिन क्रिकेट के हवाले से मैंने इतना जला हुआ हूँ कि मैं नहीं कह सकता कि क्रिकेट में कोई बेहतरी आ सकती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि वर्ल्ड कप जिस ग्रुप में हम वहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर यूएसए की टीम भी है, कनाडा की टीम भी है, इंडिया की टीम भी है और आयरलैंड भी है। आयरलैंड से तो हम हार गए। इसका मतलब यह कि अब हम तवक्को कर रहे हैं कि हम जो आपकी कनाडा की टीम है उससे भी हारेंगे और आपकी जो यूएसए की टीम है उससे भी हारेंगे। और मैं बाबर आज़म को बताना चाहता हूं कि यूएसए की टीम में कोरी एंडरसन हैं और कोरी एंडरसन वो हैं जिन्होंने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा था 33वीं सेंचुरी का। और दूसरा उनकी टीम में मोनानक पटेल भी हैं जो हिंदुस्तान की तरफ से अंडर 16 अंडर 18 खेले हुए हैं और इस वक्त वो यूएसए की टीम की कप्तान हैं और उन्होंने गुज़श्ता दिनों एक युगांडा की टीम के ख़िलाफ़ शानदार सेंचुरी भी की थी। तो इन हालात में मुझे तो लगता है कि हम यूएसए से भी हार जाएंगे और इस तरह से हमारा जो डाउनफॉल है वो मुसलसल जारी और सारी है। कल के मैच को जब हम देखा तो मैं जो सोच रहा था जब मैच शुरू हुआ तो मैं ये सोच रहा था कि कल मैं व्लॉग करूंगा इस मैच की हालत ज़ार पर कि हम कहाँ मैच खेलने आ गए हैं, ये कौन सी ग्राउंड है, ये कौन से लोग हैं, ये कौन सा तरीक़ाकार है। हमें लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान जो वो इंतहाई एक तीसरे दर्जे के क्लब मैच खेल रहा है, क्लब मैच खेल रहा है और उस क्लब मैच में जो इंतज़ामात हैं वो सबके सामने थे। आप देखें ना कि वहाँ ब्रॉडकास्टिंग का क्या निज़ाम था। आमतौर पर एक मैच में 30 से 35 कैमरे जो हैं वो लगे होते हैं और हर खिलाड़ी पर एक कैमरा होता है और उसने उस खिलाड़ी की सारी मूवमेंट्स को कवर करना होता है। लेकिन मुझे लग रहा था कि कल डबलिन में कोई 6 से 5-7 कैमरे लगे हुए थे। यही वजह है कि जब वो एक्शन रिप्ले दिखा रहे थे तो वो एक ही कैमरे का सारा दिखा रहे थे। ये बात अफसोसनाक थी और उसके अलावा शाकीन की तादाद भी वहाँ पर 100, 150, 200, 300 थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। कोई स्टैंड नहीं था और कोई स्टेडियम नहीं था, एक लोकल सी ग्राउंड थी। लेकिन आप ये देखें कि ये मैच भी हमारे कप्तान की ज़िद, नालायकी और हठधर्मी के बीच चढ़ गया। हद तो ये है कि पाकिस्तान 182 रन्स को भी डिफेंड नहीं कर सके। यानी एक तो हम रोना रोते हैं बैटिंग का, अब हमें ये भी मुश्किल है कि हमारी बॉलिंग भी नाकाम हो रही है कि 180 का डिफेंड करना इस बॉलिंग स्क्वाड के लिए नामुमकिन हो गया। तो मैं अगर ये कहूँ कि बाबर आज़म की टीम में कैसे कैसे नमूने इकट्ठे करके ले गए हैं तो गलत नहीं होगा। कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई, कोई कंट्रोल नज़र नहीं आया और फुल स्ट्रेंथ टीम जो है वो फुल स्ट्रेंथ के साथ हारी।
और सबसे बड़ा जो मसला हमारे यहाँ, बाबर आजम जब यहाँ से गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं तजर्बात नहीं दोहराऊंगा, अब हमारे पास वक्त नहीं है, अब वही 11 खेलेगी जो वर्ल्ड कप खेलेगी। लेकिन कल फिर उन्होंने एक तजर्बा कर दिया। तजर्बा ये किया कि साम अयूब के साथ रिजवान को भेज दिया और रिजवान पहले ही ओवर में आउट होकर बाहर चले आए और उसके बाद बाबर आए। तो ये एक तजर्बा बाबर की बात की नफ़ी है जो हमारी शिकस्त का वजह बन सकती है। यार एक कम्बिनेशन बना लो, उसी पे काम करो, उसी पे चलो। अच्छा, उसके अलावा आप देखें कि हमारे यहाँ फ़खर ज़मान के बारे में ये कहा जाता है जी बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं। तो भाई ये तो कल वाला मैच बड़ा नहीं था, तो फिर आप इन्हें ना खिलाते। और जब वो खेलें तो उन्होंने क्या किया है, 18 गेंदों पर 20 रन बनाए हैं। हालांकि 18 गेंदों पर 40-45 रन बनने चाहिए थे। 18 गेंदों पर 20 रन बनाकर मौसूफ चले गए और उसके बाद फिर आज़म आए और उसके बाद शादाब आए, दोनों बगैर कोई रन बनाए चले गए। अब मुझे आज़म खान के बारे में बताएं कि आज़म खान कितने ही मैच खेल चुके हैं, कितना ही तजुर्बा ले चुके हैं, टीम के साथ ट्रेवल कर चुके हैं, बेंच स्ट्रेंथ भी बने रहे हैं। तो इतना लापरवाह शख्स कि दूसरी गेंद पर वो एक ऐसी गेंद को आसमान की तरफ खेल रहे हैं जो मेरिट पर, जो मेयार पर आसमान की तरफ खेला ही नहीं जाना चाहिए था। उन्हें रूलिंग शॉट खेलना चाहिए थी। ऐसी कौन सी क़यामत आई हुई थी कि आपने आते ही छक्के लगाने हैं, ये छक्कों की बारिश करनी। या तो आप बहुत हैंडसम है ना कि भाई आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं छक्के लगा लूँगा, और आपका एतमाद पाकिस्तान की जो शिकस्त का ज़ुम्मा है, पाकिस्तान की शिकस्त की वजह बना। तो आज़म खान पर भी एक सवालिया निशान आ गया है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है वो तो हमारी बॉलिंग की आती है कि बॉलिंग में हम 182 रन्स का डिफेंड नहीं कर सके। नसीम शाह जो है वो 4 ओवर्स में 37 रन्स दिए और 1 विकेट ली। और नसीम शाह जब से वापस आए हैं रिदम उन्होंने पकड़ा नहीं अभी तक, और उनकी बॉलिंग में वो दम नहीं आया जो उनका खासा था। हाँ, पेप्सी के ऐड में वो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। तो भाई नसीम शाह, अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो फिर एड्स में जाकर आप परफॉर्मेंस दें, आप वहीं जचते हैं। शादाब खान के बारे में मैं बताऊँ कि शादाब खान जो है ना, वो अगर मैं ये कहूँ कि पर्ची हैं तो गलत ना होगा, दोस्ती यारी निभाई जा रही है। शादाब खान से बॉलिंग ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, जबकि पता है कि वो पिछले 2 सालों से बॉलिंग में नहीं चल रहे, उनकी कामयाबियां नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़बरदस्ती ये चाह रहे हैं कि 3 से 4 विकेट्स ले लें ताकि अगले मैचेस जो हैं वो पक्के हो जाए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का मेन जो स्पिन बॉलर है 4 ओवर्स में 54 रन आयरलैंड की टीम से खाता है और कोई विकेट नहीं लेता। इससे बड़ा सवालिया निशान क्या हो सकता है। और बाबर आजम से मैं पूछना चाहूँगा कि उन्होंने शादाब खान को इफ्तिखार अहमद से पहले क्यों भेजा, क्यों तरजीह दी, क्यों इफ्तिखार पर उसको तरजीह दी। इफ्तिखार अहमद ने 15 गेंदों पर इतने ज़्यादा रन्स बना लिए और मैच फिनिश ना कर सके। और हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो फिनिशर का ही है कि हमारे यहाँ फिनिशर नहीं है। फिनिशर अगर हों और तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो है वो मैच अपना कैलकुलेट कर सकता है। अब जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रही है ना वो ये है कि साउथ अफ्रीका के पास आप देखें कि क्लासन हैं, डेविड मिलर हैं, न्यूजीलैंड के पास ग्लेन फिलिप्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास ग्लेन मैक्सवेल हैं, भारत के पास हार्दिक पांड्या हैं और हमारे पास इफ्तिखार अहमद, हमारे पास आज़म खान। और ये वो लोग हैं जो मैच को फिनिश करेंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि कभी उन्होंने मैच को फिनिश किया हो। तो आखिर में मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो हैं वो आयरलैंड चले गए हैं और वो वहाँ 2-3 दिन रहेंगे, अपनी टीम को हौसला बढ़ाएंगे। लेकिन मैं उनको मुबारक देना चाहता हूँ कि जनाब मोहसिन नकवी साहब, जब आप गैर संजीदा टीम को बिठाएंगे तो फिर ऐसे ही रिजल्ट्स आएंगे। गैर संजीदा टीम से मुराद मेरी सिलेक्शन कमेटी है। तो सिलेक्शन कमेटी 7 लोगों पर मुश्तमिल है, तो उन्होंने कहा था कि हम जिम्मेदार हैं, उन्होंने कोई चीफ सेलेक्टर नहीं बनाया। तो अगर सिलेक्शन कमेटी इसकी जिम्मेदार है तो फिर कल मैच के बाद सिलेक्शन कमेटी के सातों रुकनों को बैठकर ये बात करना चाहिए थी और उसका जवाब पेश करना चाहिए था इस शिकस्त का कि कैसे हुआ। इस मैच में हमारी तैयारी का पोल खुल के सामने आ गया है और हमें ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि इसके बाद भी आयरलैंड से हमारी 2 मैच है, इंग्लैंड से हमारी 4 मैच है, यानी गोया वर्ल्ड कप से पहले 6 मैच हैं। तो इन 6 मैचेस के नताइज क्या आने हैं ये हमें पहले तो ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। और उसके बाद वर्ल्ड कप में हम जब जाएंगे तो वहाँ पर भी हम जो ये दावे करते हैं ना कि जी हम वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे, ये करके लाएंगे, भाई सबसे पहले तो हमारी फ़िक्र ग्रुप मैचेस की होगी कि हम उनमें से हम कहाँ कहाँ कामयाबियाँ हासिल करते हैं, कहाँ कहाँ नाकामियाँ होती हैं। लेकिन तैयारी का अगर ये मैयार है तो मैं समझता हूँ कि हम इब्तदाई मराहिल से ही बाहर आ जाएंगे। हालाँकि कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जनाब आखिर में मैं यही कहूँगा कि बाबर आजम साहब, बड़ी जग हसाई हो रही है, बड़ी बेइज्जती हो रही है, बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। अब आप देख लें कि आपने क्या करना है। तो नाजरीन, ये मेरा आज का वीलॉग है। उम्मीद है मेरे इस कड़वे वीलॉग पर आप अपना तबसरा ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।